नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार साथियों। आज मैं मुख्य रूप से संविधान की आधारभूत संरचना के बारे में आपको बताना चाहूंगा। वह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल के दिनों में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक विचारक के द्वारा यह कहा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से पंथ निरपेक्षता और जो समाजवाद जैसे शब्द हैं उसको निकाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये शब्द जो है इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान 1975 ईस्वी के पश्चात 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से बिना किसी बहस के संविधान में जोड़े गए थे। तो इस हालात में इन बातों पर गौर करना आवश्यक हो जाता है कि आखिर संविधान की आधारभूत संरचना क्या थी और क्या अगर पंथ निरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्दों को अगर हटाते हैं तो क्या हमारी संविधान की आधारभूत संरचना प्रभावित होगी या नहीं होगी। तो इन बातों पर विचार किया जाना आवश्यक है। तो आप यह मान लें कि संविधान की जो आधारभूत संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं जो चर्चा कर रहा हूं वह संविधान का हिस्सा नहीं है। अगर आप इसे खोजेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा है तो वह नहीं मिलेगा, बल्कि यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक प्रतिपादित सिद्धांत है। और यह सिद्धांत प्रतिपादित कैसे हुआ उसी बात की चर्चा करूंगा और साथ ही साथ उनमें उन तमाम पहलुओं की चर्चा की जाएगी, इन तमाम पहलुओं पर डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहले आप संविधान की आधारभूत संरचना का अर्थ समझ लें कि इसका अर्थ जो है वह क्या है। तो आधारभूत संरचना का अर्थ यह है कि आप संविधान में ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते जिससे संविधान का जो मूल भाव है वह प्रभावित हो, और वही संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। मतलब आप ये समझ लें कि वह एक ऐसा पिलर है जिसको अगर आप हटा देंगे तो पूरी भवन जो है वह भड़बड़ा कर गिर पड़ेगी और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो समझिए कि बेसिक स्ट्रक्चर भी वही है जिस पर हमारा संविधान खड़ा है, और यदि उन पिलरों को हटाते हैं तो भारतीय संविधान का जो आदर्श है, जो उसका उद्देश्य है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो मैंने पहले भी कहा कि यह समय के साथ विकसित हुआ है, यह एक प्रकार का न्यायिक सिद्धांत है। और यह डेवलप कैसे हुआ? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने जो विभिन्न प्रकार के जो निर्णय दिए गए उन निर्णयों के माध्यम से इसका विकास जो है वह होता है। तो आप यह मान लें कि न्यायपालिका और विधायिका इन दोनों के बीच में टकराव जो है वह स्वतंत्रता के पश्चात ही शुरू हुआ, और उसी टकराव के आलोक में इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया। तो शुरुआत हम लोग करते हैं 1951 ईस्वी से, और वह मामला था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला। तो चूंकि शंकरी प्रसाद भारत संघ के मामले की बात अगर हम करेंगे तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रथम संविधान संशोधन को मान्यता प्रदान की गई थी, और उसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 13 में जो वर्णित शब्द है विधि या कानून, वह सिर्फ साधारण कानूनों पर लागू होता है, वह संविधान संशोधन पर लागू नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में संसद के द्वारा जो प्रथम संविधान संशोधन पारित किया गया है वह पूरी तरह से वैध है, उस पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगाया जा सकता। यहां पर आप यह समझ लें कि अनुच्छेद 13 क्या है। वह दरअसल अनुच्छेद 13 यह कहता है कि राज्य किसी भी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो संविधान के प्रतिकूल हो। मतलब ये कि आप वैसा कोई कानून मत बनाइए जो पूरी तरह से उलट पुलट कर दे संविधान को, और यदि ऐसे कानून को निर्माण किया जाता है तो न्यायालय के पास इस बात का अधिकार होगा कि वह उन कानूनों को पूर्ण रूप से रद्द करे या आंशिक रूप से रद्द करे। मतलब इसे दूसरे शब्दों में देखा जाए तो यह जुडिशियल रिव्यू के साथ जुड़ता है, न्यायिक समीक्षा के साथ जो है वह जुड़ता है। और यहां भी यह याद रहे कि न्यायिक समीक्षा जैसा शब्द अमेरिकी संविधान में जिस तरह से स्पष्ट रूप से वर्णित है वह भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है, वह अप्रत्यक्ष तरीके से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में वर्णित किया गया है। तो इस तरह से यहां पर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। लेकिन जब आगे चलकर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह देखा गया कि संसद आमतौर पर अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के उद्देश्य से इन बातों को आगे बढ़ा रही है,
तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को ही पलट दिया और यह निर्णय पलटा था 1967 ईस्वी में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में। उसमें अनुच्छेद 13 की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें जो विधि शब्द का उल्लेख किया गया है वह न सिर्फ साधारण कानूनों पर लागू होता है बल्कि वह संविधान संशोधन पर भी लागू होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि इस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को न तो आप समाप्त कर सकते हैं न इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी कर सकते हैं। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया इसका जवाब संसद के द्वारा 24वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया और इस 24वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 दोनों में संशोधन किया गया। जैसा कि अनुच्छेद 13 के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया और अनुच्छेद 368 के बारे में अगर हम चर्चा करें तो वह भारतीय संसद के संविधान संशोधन की शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है और उसमें तीन तरह से संविधान संशोधन की शक्ति के बारे में चर्चा की गई है। वह एक अलग मैटर है। मैं सिर्फ आपको इतनी ही जानकारी देता हूं कि अनुच्छेद 368 जो है वह संसद की संविधान संशोधन की शक्ति के साथ जो है वह आपका जुड़ा हुआ है। तो यहां पर अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में 24वें संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तन किया जाता है और इसमें कहा गया अनुच्छेद 368 के माध्यम से कि संसद जो है वह किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, चाहे वो साधारण कानून हो या मौलिक अधिकार हो, किसी भी हिस्सों में संशोधन कर सकती है, कम कर सकती है, समाप्त कर सकती है और उसे अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो है वह समझे कि कानून नहीं समझा जाएगा। उसको कहा गया कि वो विधि से बाहर है, उसको इसके अंतर्गत शामिल जो है नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से वह संविधान संशोधन आता है। तो तत्पश्चात एक और मामला आता है, वह है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला। 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस मामले पर निर्णय दिया गया और इस पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि संसद कर सकती है, वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, उस पर किसी प्रकार का रोक नहीं है। लेकिन उसमें साफ तौर पर यह कहा कि ठीक है संशोधन आप करें, लेकिन क्या है कि आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकते हैं और इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत जो है वह हमारे सामने आता है और इस तरह से समय के साथ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसके निर्णयों की व्याख्या में और भी विस्तार जो है वह किया गया। तो 24 अप्रैल 1973 में आया, इसमें साफ तौर पर कहा गया कि मौलिक अधिकार जो है वह बेसिक स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप इसमें ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, इसमें आपका अधिकार जो है नहीं है। तो 1973 ईस्वी के निर्णय के पश्चात भारतीय संसद के द्वारा, चूंकि 1973 का यह मामला था और 1975 में देश में इमरजेंसी लगा दी गई, तत्पश्चात 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है वह लाया गया और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उसमें कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर कोई भी सीमा नहीं है और इस आधार पर आप मौलिक अधिकार सहित किसी भी अधिकार के जो उल्लंघन किया जाएगा उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी संसद जो चाहे वह कर सकती है, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी अन्य कानून में परिवर्तन की जा सकती है और उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इसके पश्चात मिनर्वा मिल्स का मामला आता है, वह है 1980 में। तो उसमें 42वें संविधान संशोधन में बहुत कुछ परिवर्तन किया गया, इसके बारे में मैंने एक वीडियो में बता भी दिया है, आप जाकर के उस वीडियो को देख भी सकते हैं कि उसकी क्या क्या विशेषता रही है। तो 42वें संविधान संशोधन के इस हिस्से को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि नहीं, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, कि किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि न्यायिक समीक्षा वह संविधान की एक मौलिक संरचना है और इसके द्वारा आप जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए 42वें संविधान संशोधन के इस हिस्से को नहीं स्वीकार किया जा सकता कि आप किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं।
और बामन राव मामले में जो 1981 ईस्वी में आया मामला, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा साफ कहा गया, उसका मतलब क्या है कि केशवानंद भारती मामले का और भी विस्तार किया गया। उसमें उन्होंने कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 ईस्वी के पश्चात, जिस दिन केशवानंद भारती का मामला आया था, उसके पश्चात जो है सभी मामलों पर यह सिद्धांत लागू किया जाएगा, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को जो है वह लागू किया जाएगा। यानी पूरी तरह से यहां पर देखा जाए तो चेक एंड बैलेंस है। चेक एंड बैलेंस का मतलब यह हुआ कि आप संशोधन करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप संविधान में ऐसा संशोधन नहीं कर सकते हैं जिससे हमारा संविधान का मूल भाव ही समाप्त हो जाए। यानी यहां पर आप देखें तो विधायिका और न्यायपालिका के बीच में एक प्रकार के संतुलन की स्थिति को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। और समय के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या भी की, जैसे पंथ निरपेक्षता कहा गया, सामाजिक और आर्थिक न्याय, जो कि समाजवाद का एक मूलभूत विशेषता है कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस सोसाइटी में होनी चाहिए, गणतंत्र, आप ये तमाम ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में जो है वह शामिल किया गया। तो आप अब समझ गए होंगे कि संविधान की मौलिक संरचना क्या है और इस मौलिक संरचना में क्या कुछ शामिल किया गया है और कैसे विकास जो है उसका हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको संस्कृति, इतिहास, राज व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी देता रहूंगा, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक और भी बात रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा बात पसंद आता है, मेरा वीडियो पसंद आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे आगे शेयर भी करें और लोगों को भी इसके बारे में बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।